नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं संसद वाला जो अपना चैप्टर चल रहा था उससे संबंधित कुछ और बातें। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने किस प्रकार से साधारण विधेयक पारित होता है, किस प्रकार से वित्त विधेयक पारित होता है, किस प्रकार से धन विधेयक पारित होता है, कौन कौन से इनके आर्टिकल है, 7, 10, 17 मैंने आपको बताया था। साध है वी, ये एक ट्रिक बताई थी आपको, है ना। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी देखा था कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस प्रकार से बुलाया जाता है, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, उससे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स और नियम वगैरह हैं, वो सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर वो नहीं देखा हो तो आप जाइए और वो लेक्चर देखिए, ताकि आप एक कंटिन्यूटी फील कर पाएंगे। उसी के आगे जो है अपना शुरुआत होता है आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से बजट की प्रक्रिया जो है वो पारित जो है वो होती है, क्या बजट की प्रक्रिया भारत के संसद के संबंध में होती है, कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में दिया गया है, वो हम देखते हैं, है ना। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बजट के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? बजट के बारे में, है ना। तो बजट जो है कौन से संविधान में के संशोधन में बताया गया बजट के बारे में? तो अनुच्छेद 112 में। ऐसे अनुच्छेद जो हो मिलान करने के लिए पीसीएस वगैरह में बहुत पूछते हैं, है ना। तो याद रखना। और बजट शब्द याद रखना, बजट शब्द का कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। तो क्या लिखा है सर? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ये लिखा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है बजट में, ना संविधान में, ना कि बजट शब्द। बजट तो नॉर्मली उसे कह ही देते हैं। कब शुरुआत की गई थी भारत में बजट की? औपचारिक रूप से भारत में बजट की शुरुआत की गई थी 1860 में। कौन इस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक हुआ करता था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। यूपीएससी से सिंपल सा स्टेटमेंट बना सकती है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, और आगे चल के ये वायसराय बाद में कर दिया जाता ना, तो वायसराय भी यही बनते हैं पहले, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, ये जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये यूपीएससी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट बना दिया है इस बात पे कि बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, बल्कि क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया गया। अगला, क्या होता है बजट में? तो बजट में जो भी एक वित्तीय वर्ष होता है, जो कि 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से शुरुआत होता है उसकी, और 31 मार्च को वो समाप्त हो जाता है। ये नॉर्मली एक वित्तीय वर्ष होता है। इस वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर क्या हमारी जो है वो प्राप्तियां होंगी और क्या हमारे खर्चे होंगे, इनका अनुमान होता है इस बजट में। तो आने वाले वर्ष का प्राप्तियों और व्यय का जो अनुमान होता है वही होता है इस बजट में। साथ ही साथ कुछ और भी प्रावधान इसमें होते हैं। और एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सामान्यतः अपने भारत में वित्तीय वर्ष चलता है। ब्रिटिशर्स के समय से ऐसा चला आ रहा है। कुल मिलाकर अगर बजट में देखें तो क्या क्या सम्मिलित होता है, तो बजट में अगर हम देखें तो बजट में शामिल होता है राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, है ना। राजस्व मतलब इंग्लिश में भी चल के देखिए रेवेन्यू, और पूंजीगत का मतलब होता है कैपिटल। तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स जो है, ये इनका अनुमान हम देखते हैं। राजस्व किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, उसके तरीके हैं। व्यय क्या होगा, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होने वाला है, इसका अनुमान होता है। और वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा इसमें दिया जाएगा। अगला, वित्तीय वर्ष का विवरण और उस वर्ष में घाटे या अधिशेष के कारण बताए जाएंगे। कि पता तो लग ही जाता ना कि अनुमानित व्यय कितना है। मान लीजिए कि 100 अगर व्यय है, और मान लीजिए कि प्राप्तियां जो है वो 90 ही है, तो ये तो घाटा हो गया। और मान लीजिए कि व्यय जो है वो 100 है और प्राप्तियां जो है वो 110 हो जाए, तो ये क्या हो गया? सरप्लस हो गया, अधिशेष। तो अधिशेष होगा कि घाटा होगा? तो घाटा होगा तो क्यों होगा, और अधिशेष होगा तो किन चीज़ों की वजह से होगा, ये सब बजट में ऑलरेडी बताया गया होता है। देखना, 2017 से पहले अपने भारत में 2 बजट हुआ करते थे। सर कौन कौन से 2 बजट? एक था रेल बजट, और एक सामान्य बजट, या जिसे आम बजट कहते हैं। ये 2 बजट हुआ करते थे। कब? 2017 से पहले तक। और शुरुआत कब हुई थी इनकी? तो 1921 में शुरुआत इनकी हुई थी ऐसे 2 बजट बनाने की। देखना, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का टाइम था, और ब्रिटिशर्स के काल में जो रेल हुआ करती थी, रेल जो है इसका बजट बहुत बड़ा हुआ करता था। एक
पूरे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हिस्सा तो रेल बजट का पार्ट हुआ करता था, है ना। इसलिए रेल जो है इसके लिए अलग से बजट उस काल में हुआ करता था। एक समिति थी, एकवर्थ समिति। कौन सी? एकवर्थ समिति। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। परंतु 2017 में भारत सरकार ने क्या किया, इन दोनों बजटों को वापस जो है वो मर्ज कर दिया और अब वापस से जो है वो एक बजट ही हमारे यहाँ पेश किया जाता है। उससे पहले दो बजट पेश किए जाते थे। आपने देखा होगा कि लालू यादव जी जो है वो रेल मंत्री हुआ करते थे, तो फिर रेल बजट पेश होता था, फिर आम बजट पेश हुआ करता था। ऐसा होता था, आम बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर, रेल बजट जो है रेल मंत्री पेश किया करते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होता है। अब जो है इसको कर दिया गया है एक ही कर दिया गया है। तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 में इस समिति ने सिफारिश करी और 1924 में फाइनली अलग कर दिया गया था। मगर 2017 में केंद्र सरकार ने इनको वापस से मर्ज कर दिया गया और अब जो है अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बजट है, जो कि क्या है, यूनियन बजट, यानी संघ सरकार का बजट है। अब सिर्फ एक बजट है, तो ये याद हमें थोड़ा सा रख लेना है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि सिर्फ आपके पास पढ़ाई का या यूपीएससी पास करने का जज्बा होना ही जरूरी नहीं है, एक स्मार्ट स्टडी और एक स्ट्रैटेजी होना भी जरूरी है। और उसी स्ट्रैटेजी के दम पर आप हर सवाल का सही जवाब दे पाएंगे और वो स्ट्रैटेजी आपको लर्निफाई जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है ना। बाकी महंगे महंगे कोचिंग्स तो आपको पता ही है कैसा होता है और क्या होता है। मैं भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बच्चों के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है। काम की बातें कम और बकवास वहाँ पर ज़्यादा होती है ना। अब हम देखें कि भारतीय बजट प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, यानी कि संविधान में बजट के बारे में कौन कौन सी बातें लिखी गई है ना। तो राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी है कि वो संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। कौन रखवाएंगे? राष्ट्रपति जी। तो कहीं आ जाएगी वित्त मंत्री की ये जिम्मेदारी है, तो नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। ऐसे स्टेटमेंट में यूपीएससी जो है वो कंफ्यूज करवा सकती है। अगला, जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश ना हो जाए, यानी पूर्वानुमति ना हो जाए, तब तक अनुदान की कोई भी मांग नहीं की जाएगी। अनुदान का मतलब होता है ग्रांट, यानी कोई भी पैसा तब तक जो है वो नहीं मांगा जा सकता है संसद के से, सरकार के द्वारा नहीं मांगा जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या सिफारिश ना मिल जाए। ये इसके बारे में याद रखना आपको। अगला, भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी जानते रहिए, है ना। मैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। तो आप ये भी जानते रखिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस निधि से तब तक पैसे नहीं निकाले जा सकते जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं करवा लिया जाए। विनियोग विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, है ना। तो जब तक ये अप्रोप्रिएशन नहीं करवा लिया जाएगा, यानी संसद से जब तक विनियोग विधेयक नहीं पारित करवा लिया जाए, तब तक से भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ये संचित निधि क्या होती है, इसके बारे में भी अभी आगे इसी लेक्चर में हम जानेंगे, है ना। कोई भी कर लगाने वाला विधेयक हो, वो धन विधेयक की श्रेणी में आता है, मैंने कल भी आपको बता दिया। वो राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के संसद में नहीं रखा जाएगा और ऐसा कोई भी विधेयक होगा वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत की जगह पर आप यहां रखना पूरा स्थापित, यानी राज्यसभा में वो जा तो सकता है पर इंट्रोड्यूस राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक नहीं होगा। कर लगाने वाला कहां होता है? हमेशा लोकसभा में ही वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब फिर से हम यहाँ पर टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो जाके आप देखिए। कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। कानून का मतलब ही क्या हो गया कि जब तक संसद से कोई आप विधेयक पारित नहीं करवा लेते हैं, तब तक आप कोई भी कानून जो है, मतलब कोई भी कर वसूल नहीं कर सकते हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये किस अमेरिकन क्रांति जो हुई थी उस अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ये दिया गया था नारा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। और प्रतिनिधित्व जो है जनता का कहाँ होता है? संसद में होता है। तो जब तक जनता ना कह दें, यानी जनता के प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं वो ना कह दें, तब तक कोई भी कर वसूला नहीं जा सकता। सरकार अपनी मन मर्जी से कोई कर वसूल नहीं कर सकती, जैसे कि ब्रिटिश काल में हुआ करता था, वैसा नहीं कर सकते, है ना। अब देखना, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। संसद जो है वो किसी कर को कम कर सकती है या समाप्त तो कर सकती है, पर उसे बढ़ा नहीं सकती है। ये क्या बात होगी सर? बात यह है कि बढ़ा कौन सकेगा? फिर सरकार बढ़ा सकती है। एग्जीक्यूटिव जो है
वही उसी को अधिकार है कि वो सिर्फ बढ़ा सकता है। संसद जो में जो सदस्य बैठे हैं वो सिर्फ कर को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। कि मान लीजिए किसी पर 25% टैक्स लग रहा हो तो उसको कम करके वो कर सकते हैं कि भाई 18% तक टैक्स लगे, या वो कह सकते हैं भाई ये टैक्स से समाप्त कर दिया जाए, पर वो ये नहीं कह सकते कि 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया जाए। संसद ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा कौन करेगा फिर? ऐसा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा लाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अगला, कराधान से संबंधित धन विधेयक या वित्त विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही पुरस्तापित किए जाएंगे। प्रस्तुत जहां भी लिखा है यहां पर पुरस्तापित लिख लेना आप, यानी इंट्रोड्यूस, वो सिर्फ लोकसभा में किया जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं किया जा सकते। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, है ना। अनुदान की जो भी मांग होगी उन पर मतदान करना, मतदान करना किसका विशेषाधिकार है? लोकसभा का विशेषाधिकार है। मैं कल के लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया कि जो भी धन विधेयक है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई ज्यादा पावर यहां पर नहीं होती है। सारा का सारा पावर किस पे होती है? लोकसभा के पास होती है। वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है और वो भी लोकसभा माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। अगला, राज्यसभा को धन विधेयक जो है वो अधिकतम 14 दिनों के भीतर भीतर लौटाना होगा, और अगर 14 दिन के भीतर वो नहीं लौटाती है तो फिर वो नॉर्मली पास मान लिया जाता है, मूल रूप से दोनों सदनों के द्वारा। अगला, संविधान में ये बाध्यता है कि राजस्व खाते हैं उनको वे खातों से अलग दिखाया जाना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से अलग दिखाया जाना चाहिए, कि रेवेन्यू अलग दिखाओ और एक्सपेंडिचर अलग दिखाओ। ये एक संवैधानिक बाध्यता है। यूपीएससी सिंपल सा स्टेटमेंट बना देगी संवैधानिक बाध्यता क्या है। अगला, भारत के संचित निधि पर जो भी व्यय लगाए गए हैं उन पर मतदान नहीं किया जा सकता। अगर इसको और भी रिफाइन भाषा में कहूं तो मैं कहूं संचित निधि पर जो भारित एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी चार्ज, इंग्लिश में समझते जाइए, चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय जो होते हैं उनके ऊपर मतदान नहीं होता है। संसद में सिर्फ पास कर दिया जाता है, उनके ऊपर कोई मतदान नहीं होता है। ये संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं अभी आगे हम इसी लेक्चर में देखेंगे। हालांकि चर्चा देखिए यहां पर की जा सकती है, तो यूपीएससी सिंपल सा स्टेटमेंट बना देगी कि संचित निधि पर भारित व्ययों पर मतदान नहीं किया जा सकता, हालांकि चर्चा की जा सकती है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। या वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे देगी कि भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों पर कोई संसद में चर्चा भी नहीं की जा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। चर्चा की जा सकती है, सिर्फ मतदान नहीं होगा। अगला, भारतीय संसद में बजट का अधिनियमन किस प्रकार से होता है? तो जब भी बजट पास होता है तो वो 6 चरणों से होकर गुजरता है। ये 6 चरण याद रखना। यूपीएससी ने एक बार इन 6 चरणों का क्रम, सीक्वेंस पूछ ली थी कि पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, बजट जो है वो प्रस्तुत कर देंगी। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके ऊपर सामान्य चर्चा होगी, फिर सामान्य चर्चा के बाद में कुछ दिनों की छुट्टियां हो जाएंगी संसद की, और उसके बाद में विभागीय समितियां जो होती है ना, जो 24 विभागीय समितियां हैं, 16+8 यानी 16 जो है वो लोकसभा में है और 8 राज्यसभा में है। इन समितियों के द्वारा फिर जांच की जाएगी, फिर अनुदान मांगों पर मतदान किया जाएगा, और फिर पास होगा अप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, और फिर होता है फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक पारित होता है। तो आपको याद रखना है, यहीं पर बच्चों ने सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पहले अप्रोप्रिएशन बिल पारित होता है कि पहले फाइनेंस बिल पारित होता है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं इसकी अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। चलिए फिर मैं आपको याद दिला दूं कि सिर्फ जज्बा होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट स्टडी की एक स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। उसी से आपका हर सवाल का सही जवाब मिलेगा, और वो स्टडी और वो स्मार्ट स्टडी और वो स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ लर्निफाई के साथ मिल सकती है। अगला, भारतीय संसद में बजट का प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है, पहला चरण आ जाता है। यहां पर पहले परंपरागत रूप से क्या था कि बजट जो था वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जाता था, कि यानी 28 फरवरी या 29 फरवरी को। यहां पर आप याद रखना रीजनिंग में लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। तो पहले होता था ऐसा परंपरागत रूप से कि बजट जो है वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जाता था, जिसे बजट भाषण के रूप में भी बाद में जाना जाता था, कि बजट भाषण के रूप में जो है वो वित्त मंत्री जी जो है वो प्रस्तुत किया करते थे। परंतु 2017 से ये कंडीशन अपने यहाँ चेंज कर दी गई, और 2017 के बाद में क्या हो गया, 2017 के बाद में अब ये तिथि बदल कर दिया गया 1 फरवरी, यानी जो अब तक अंतिम फरवरी के अंतिम दिन में जो प्रस्तुत किया जाता था, अब वो फरवरी की शुरुआत के साथ ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। और इस बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले, सामान्यतः एक दिन पहले ही ऐसा किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो है इस बार के यूपीएससी के लिए आपको बजट तो पढ़ना है, बजट 2025-26 बजट आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना है।
हालांकि अगर संभव हो पाया तो मैं यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले क्या करूंगा कि इनकी समरी आपको मैं दे दूंगा, है ना। चलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे भी जो है वो पेश किया जाता है एक या कुछ दिन पहले, तो सामान्यतः एक दिन पहले जो है पेश किया जाता है, यानी कि 31 जनवरी को जो है वो सर्वे पेश कर दिया जाता है और उसके बाद में 1 फरवरी को सीधा बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी स्थिति को बताता है। इसमें 2 वॉल्यूम होती है। एक वॉल्यूम जो होती है वो वॉल्यूम तो जो है वो बताती है कि पिछले वाले साल में क्या क्या सरकार ने किया और क्या क्या परिणाम हुए, और एक वॉल्यूम बताती है कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो सरकार क्या करने वाली है। और कौन इसे प्रस्तुत करता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं ना, वो इसे प्रस्तुत करते हैं, किसे, इकोनॉमिक सर्वे को, है ना। याद रखना, जिस दिन बजट सदन में प्रस्तुत किया जाता है ना, उस दिन बजट पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। उस दिन सिर्फ बजट प्रस्तुत ही किया जाता है ना। राज्यसभा में जब बजट रखा जाता है तो उस पर चर्चा राज्यसभा कर सकती है, पर मतदान वहां पर राज्यसभा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मतलब पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता दिया। अब याद रखना, यहां से यूपीएससी ऑलरेडी स्टेटमेंट पूछ चुकी है। तो बजट प्रस्तुत के साथ साथ, इस बजट के साथ साथ जो है क्या क्या दस्तावेज शामिल होते हैं, तो पहला होता है बजट भाषण, अगला वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगला होता है अनुदान की मांगे क्या क्या है, फिर विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल, वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल, वे बजट क्या है, प्राप्तियां बजट यानी रिसीट, वे प्रोफाइल वित्तीय विधेयक के प्रावधानों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन, बजट पर एक नजर, है ना। यही नॉर्मली जो है समरी में पढ़ते हैं, बजट पर एक नजर। आप भी फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसकी साइट पर जाकर ये बजट एट ग्लांस ये जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक होता है आउटकम बजट या परिणाम बजट। आउटकम बजट भी यहाँ पर पेश किया जाता है। अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑप्शनल है तो उसमें परिणाम बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग और ये सब पढ़ाया जाता है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए यूपीएससी के लिए तो आप लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करें और फ्री में स्टडी मटेरियल पाएँ, है ना। अब थोड़े दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैक्सिमम मुझे 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद में मैं आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी तरीके से आर्ट एंड कल्चर को कवर करूंगा। आपको पता ही आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस में, तो उसमें मैं आपको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक जो है वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाला हूँ, और विद PYQs डिस्कशन, है ना। अगला, एक FRBM एक्ट बनाया था 2003 में। कब? 2003 में FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, ये 2003 में पेश किया गया था। क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि राजकोषीय एक संतुलन हमारे यहाँ बनाए रखना था, एक राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना था। सरकारें क्या करती है, जितना सरकार के पास पैसा होता नहीं उससे ज़्यादा खर्च कर देती हैं, लोक लुभाऊ नीतियाँ लाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा जो है वो राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो उसकी वजह से सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता है, इकोनॉमी में हम ये पढ़ते ही हैं। तो उसको रोकने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 लाया गया था। हालांकि फिर इसमें बार बार संशोधन करके इसको आगे बढ़ाया जाता रहता है और इसकी जो लिमिट इसने निर्धारित की थी उसको भी आगे बढ़ाया जाता रहता है। तो इसमें कोई अनुशासन इसमें अभी भी आया नहीं है। तो यूपीएससी ने ये यहाँ से स्टेटमेंट पूछा था 2019 में शायद से, कि बजट के साथ साथ ये रखने की जो है वो यहाँ पर एक बाध्यता होती है। तो क्या क्या रखते हैं ये FRBM, उसमें था कि FRBM एक्ट जो है इसके थ्रू कौन कौन से स्टेटमेंट जो है बजट जो है वो संसद में रखते हैं। तो एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एक होता है राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य यानी फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, है ना। और एक होता है मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य यानी मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये जो है वो इसके साथ पेश किया जाता है। ये यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में पूछ लिया था। अगला, बजट को जो है वो पेश कर दिया गया, इतनी सारी चीजें बजट के साथ पेश कर दी गई। अब इसके ऊपर एक सामान्य चर्चा होगी। क्या होगी? सामान्य चर्चा यानी जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन कब होता है? बजट प्रस्तुत कर दिया गया उसके कुछ दिनों बाद में ये शुरू होता है और दोनों सदनों में होता है ये बजट डिस्कशन, और ये 3 से लेकर 4 दिन तक नॉर्मली चलता है। इस जनरल डिस्कशन में क्या होता है, लोकसभा जो है वो समग्र रूप से बजट के ऊपर जो है वो चर्चा करती है। हालांकि यहाँ पर
सैद्धांतिक प्रश्न जो है उन पर चर्चा अभी तक नहीं की जाती है। एक सामान्य बजट के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही होती है और इस चर्चा में कोई कटौती प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं अभी आगे देखेंगे, कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, है ना। तो कटौती प्रस्ताव भी इसमें नहीं लाए जा सकते हैं सामान्य जब चर्चा होती है ना। और नहीं इस टाइम में जो है मतदान के लिए रखा जाता है। और जब चर्चा हो जाती है तो अंत में वित्त मंत्री जो है उन्हें उत्तर देने का एक अधिकार होता है कि हाँ, जब जो सदस्य हैं वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो फिर उनके ऊपर वित्त मंत्री जी जवाब देती हैं। अगला आ जाता है कि विभागीय समितियों द्वारा जो है बजट की जांच यहां पर की जाने लगती है। तो यूपीएससी के लिए अगर आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से सीरियस होके, तो आप जो है वो लर्निफाई से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, है ना। अभी ऑफलाइन हमारा शुरुआत नहीं की है, बल्कि ऑफलाइन जो है अपना क्लैट प्लस CUET इनकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। बाकी 12th तक कॉमर्स वगैरह के बच्चों को पढ़ाने वाला और आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ाने वाला, और 10th तक जो है हमारे सर ऑलरेडी अनिल सर जो है वो पढ़ाते ही हैं बच्चों को सारे सब्जेक्ट के साथ में, है ना। तो बजट पर सामान्य चर्चा के बाद में शुरुआत होती है विभागीय समितियों की जांच। और इस विभागीय समितियां कितनी हैं? 24, 16 + 8, 16 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में, तो टोटल होती है कितनी? 24 विभागीय समितियां अपने यहाँ हैं। ये विस्तार से जांच करती है, हर एक विभाग की जो विभागीय समिति है उस विभाग से संबंधित जो भी अनुदान है उनकी जांच करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है और दोनों सदनों के सामने फिर वो विचार जो है वो रिपोर्ट रखी जाती है। अगला, ये समितियां देखिए हमेशा से नहीं हुआ करती थी विभागीय समितियां, 1993 में इनकी प्रणाली जो है वो शुरू हुई थी इन विभागीय समितियों की, है ना। अगला अब यहां पर अनुदान की मांगे की जाने लगती है। तो लोकसभा में मतदान प्रक्रिया में और कटौती प्रस्ताव जो है, अब यहां पर जब अनुदान की मांग की जाएगी तभी तो कटौती प्रस्ताव यहां पर रखा जाएगा। तो अनुदानों पर मतदान करना किसका विशेषाधिकार है? लोकसभा का। यहां से यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ सकती है। इस मामले में अगर देखें तो लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। अगला, राज्यसभा को कोई भी मांग पर जो है वो मतदान का अधिकार नहीं है। पिछले लेक्चर में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये विशेषाधिकार किसका? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का विशेषाधिकार है। बजट का जो भी मतदान योग्य भाग है उसी पर मतदान होता है। तो सर कोई बिना मतदान योग्य भी भाग होता है? बिल्कुल। जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं ना, संचित निधि पर भारित व्यय, और ये भारित व्यय क्या होते हैं? ऐसे व्यय जिनके ऊपर सदन में मतदान नहीं होगा, है ना, वो सीधा वो उतने पैसे देना तो देना है। जैसे कि राष्ट्रपति की सैलरी वगैरह हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी हो गई, उपराष्ट्रपति की सैलरी हो गई, इनके ऊपर कोई चर्चा मतलब चर्चा हो सकती है पर मतदान नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ मतदान होने लगा तो फिर लोकसभा के द्वारा उसे रोका जा सकता है और फिर इन जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं इनकी तो सैलरी नहीं दी जाएगी, है ना। चलिए, यहां पर अब मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है मांगे, हर मंत्रालय की फाइनेंस मंत्रालय की, फाइनेंस मंत्रालय तो जो है वित्त मंत्री तो क्या ही मांग करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये सब जो है वो फिर मंत्रालयवार यहाँ पर मांग की जाती है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा द्वारा अलग से मतदान किया जाता है। जो भी मांग होगी उस पर अलग से मतदान यहाँ पर किया जाएगा। और जैसे ही मतदान जो है के बाद मांग जो है वो अनुदान बन जाती है। अब तक जो है वो मांग की जा रही है, जैसे इसके ऊपर मतदान हो गया अब ये मांग किस में बदल गई? ये अनुदान में बदल जाती है मांग अब, है ना। किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कटौती प्रस्ताव। यानी मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए जो मान लीजिए किसी एक मद में जो है वो सरकार मांग रही है, किसी ट्रांजेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए मांग रही है, तो अब जो है इसके लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, लोकसभा में, कि भैया नहीं 100 करोड़ नहीं, इसके ऊपर हम आपको 80 करोड़ रुपए देंगे, है ना। तो उसके लिए ये कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और एक कटौती प्रस्ताव जो होते हैं 3 प्रकार के, इससे पहले कि 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव जाने, मैं फिर आपको याद दिला दूं, सिर्फ जज्बा होना जरूरी नहीं है, आपके पास स्मार्ट स्टडी की एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। उसी से आपके यूपीएससी के हर सवाल का सही जवाब मिलेगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए लर्निफाई के साथ जुड़ने से ही आपको वो स्ट्रैटेजी मिल सकती है। चलिए, 3 तरीके की हो सकती है कटौती प्रस्ताव। एक होता है नीति कटौती प्रस्ताव, एक होता है अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव या जिसे एकमुश्त कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं, एक होता है सांकेतिक। टोकन का मतलब है दोनों सांकेतिक, तो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब तीनों को एक एक समझ लेते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव का मतलब ये हो गया कि सरकार जो नीति लाई है वो नीति ही खराब है। नीति कटौती प्रस्ताव में ये हो गया कि आपकी जो नीति है वही खराब है। गांव में ऐसा नहीं कहते कि इसकी तो नीति खराब है, तो वही वाली बात कि ये तो नीति ही खराब है जी, सरकार जो नीति लेके आई है ना ये नीति खराब है और इस
नीति के लिए आपको कोई मत जो है वो पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जितना भी पैसा, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए है इस नीति के लिए सरकार मांग रही है, तो इसमें विपक्ष कहेगा कि नहीं, ये नीति ही खराब है, इसके राशि 1 रुपया कर दी जाए, 100 करोड़ के बजाय 1 रुपया कर दी जाए, क्योंकि नीति खराब है। एक होता है अर्थव्यवस्था कटौती का प्रस्ताव, इसमें एक मुश्त राशि काट ली जाती है, एक मुश्त राशि इसमें से काट ली जाती है एक बार ऐसे, वो कितनी भी हो सकती है। तो एक मुश्त राशि किसमें काटते हैं, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव जो होता है ना उसमें काटते हैं। टोकन प्रस्ताव, कट प्रस्ताव क्या होता है, या सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है, टोकन का मतलब है सांकेतिक, है ना, सांकेतिक कटौती की जाती है इसमें। यानी मान लीजिए कि कोई नीति में जो है, मान लीजिए कि सरकार जो है वो मांग रही है 100 करोड़ रुपए, तो फिर इसमें क्या होगा भाई, जो विपक्ष है उसकी तो जिम्मेदारी है काटना, कि जितना सरकार मांगेगी उतना थोड़ी दे देंगे। एक कुछ परंपराएं भी तो होती है, शगुन टाइप की कुछ चीजें होती हैं, शगुन के लिए कुछ चीजें करते थे वैसे, कि जी नीति आपकी ठीक है, एक मुश्त राशि भी काटने की जरूरत नहीं है, पर हम तो जी देखिए विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपको जितना मांगे उतना तो हम देंगे नहीं। तो एक काम करो जी, 100 रुपये काट लो, इसमें से 100 रुपये काट के बाकी के पैसे हम आपको दे देते हैं। ये तीनों अंतर आप समझ गए। नीति कटौती प्रस्ताव, इनमें यूपीएससी जो है वो अंतर पूछ सकती है। अगला, यहां पर क्या क्या कंडीशंस, इन कटौती प्रस्ताव से रिलेटेड कुछ कंडीशंस भी होती है, उन कंडीशंस के अधीन होकर ये कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे एक कटौती प्रस्ताव जो है वो सिर्फ एक मांग से संबंधित होना चाहिए, एक मांग से संबंधित, ऐसा नहीं कि 10 मांगों को मिला के एक कटौती प्रस्ताव पेश कर दो कि फला नीति के लिए, फला नीति के लिए, ढिमका नीति के लिए भी हम इसी प्रस्ताव के माध्यम से पैसा काटो, नहीं। एक नीति, एक मांग, और एक मांग से संबंधित एक कटौती प्रस्ताव, बस, है ना। और इसे स्पष्ट रूप से, अलग रूप से व्यक्त इसे किया जाना चाहिए, है ना, एक विशिष्ट मामले तक सीमित होनी चाहिए। और ये नीति को, ये जो प्रस्ताव लाया जाएगा, कोई मौजूदा कानून है उनमें संशोधन या निरसन के लिए सुझाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ कटौती के लिए उसमें सुझाव होना चाहिए। और ये मामला ऐसा होना चाहिए जिसमें केंद्र सरकार जो है वो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हो उस मामले के लिए। ऐसा नहीं कि राज्य सूची का मामला है और आप कटौती प्रस्ताव ला रहे हो जी केंद्र सरकार के मामले में, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगला, संचित निधि पर जो व्यय लगाए गए हैं, यानी संचित निधि पर जो भारित है, चार्ज एक्सपेंडिचर, उनके ऊपर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। वही भारित व्यय मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनकी सैलरी वाला उसमें नहीं लाया जा सकता। अगर उनकी तुम सैलरी काट लोगे तो फिर तो काम कैसे चलेगा, है ना। कोई ऐसा मामला भी नहीं होना चाहिए जो न्यायालय के निर्णयाधीन हो, ऐसे मामलों पर भी आप नीति कटौती प्रस्ताव नहीं ला जा सकते। और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए भी आप कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकते। ऐसे मामले जिस पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है उस पर चर्चा कराने के लिए भी कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकते, है ना। किसी छोटे मामले से संबंधित कोई मामला हो तो उसके मामले में भी आप कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकते, है ना। अगला, कोई वैधानिक न्यायाधिकरण है या कोई अर्ध न्यायिक जो है क्वासी जुडिशियल कोई बॉडी है, उससे रिलेटेड कोई मामला चल रहा है, तो वहां पर भी आप कटौती प्रस्ताव यहां पर नहीं ला सकते हैं। तो इस कटौती प्रस्ताव का महत्व क्या है? कटौती प्रस्ताव क्या करता है? कटौती प्रस्ताव जो है वो चर्चा आरंभ करने की शुरुआत कर देता है कि हाँ, किसी विशिष्ट मांग पर, कि भैया यहाँ पर देखो थोड़ी सी कमी या बेसी होनी चाहिए, यहाँ पर हमें लग रहा है कि इस नीति में इतना पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, इस मांग में इतना पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, तो एक चर्चा की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। अगला, सरकार की गतिविधियों की जांच भी तो ये करता है। मान लीजिए सरकार तो ऐसे ही मुंह उठा के पैसा मांगने लगे जी, लोक लुभावन का ले लिया और पैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ किसी नीति में मांग लिया, मान लीजिए कि मनरेगा है, इसमें 100 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए और फिर 100 करोड़ की जगह पर सरकार ने खर्च किए मात्र 40 करोड़, और अगली बार सरकार आ जाए कह देगी हमें तो 150 करोड़ दे दो जी, तो आपने पैसा तो ठीक से खर्च किया ही नहीं और अब आप दुगने पैसे मांगने आ गए। तो यहाँ पर सरकार की अब जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि नहीं जी भाई, हम आपको 150 करोड़ रुपए नहीं देंगे। क्यों 150 करोड़ रुपए दे? जब आप 100 करोड़ ही नहीं खर्च कर पाए तो हम 150 करोड़ आपको क्यों दें? तो इसलिए फिर अगली बार क्या करेगी सरकार, अगर 100 करोड़ लिया है तो 100 करोड़ खर्च करने का प्रयास करेगी, है ना। अगला आ जाए, लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये कटौती प्रस्ताव है, ये कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? कटौती प्रस्ताव का पारित होना मतलब विपक्ष का जीत जाना। भाई जो सत्ता पक्ष वाले वो तो कटौती प्रस्ताव लाएंगे नहीं, विपक्ष का जीत जाना। इसका मतलब अब सत्ता पक्ष के पास में विश्वास मत नहीं है, इसका मतलब अब आपको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इसलिए देखना, कटौती प्रस्ताव कभी पास नहीं होते हैं, इनका सिर्फ सांकेतिक महत्व ही है। यही इसकी समस्या भी है, इसकी आलोचना भी है। तो यही है कट मोशन जो है, यानी ये जो कटौती प्रस्ताव है
इस कटौती प्रस्ताव से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, तो यही है कि व्यवहार में ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में कभी पारित ही नहीं होता है। इस पर सिर्फ चर्चा ही होती है, ये पारित कभी नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार को तो बहुमत का समर्थन होता है। भाई बहुमत में है तभी तो वो सरकार है। अगला, गिलोटिन का बार बार भी सहारा ले लिया जाता है, इसकी वजह से भी कोई यहाँ पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती। गिलोटिन क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता ही दिया कि गिलोटिन का क्या मतलब हो गया, कुछ पक्षों पर चर्चा होगी और बाकी सब पक्षों को यहाँ पर पारित मान लिया जाता है अपने आप ही कि हाँ जी इन पर चर्चा होगी, क्योंकि सब पर चर्चा ही नहीं करवाई जाती है ना। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, सिर्फ जज्बा नहीं, स्मार्ट स्टडी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसी से आपके यूपीएससी के हर सवाल का सही जवाब मिलेगा, और वो मिलेगा सिर्फ लर्निफाई के साथ। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर है कि विनियोग विधेयक पारित करती है संसद, वो विनियोग विधेयक किस प्रकार से पारित किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर संविधान में क्या कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की समेकित निधि, देखना समेकित निधि, संचित निधि, कुछ भी हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है, इंग्लिश में पकड़ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जब तक कानून के द्वारा एक विनियोग विधेयक नहीं लाया जाएगा, उसके अलावा संचित निधि से कभी भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। कोई और तरीका है ही नहीं जिससे संचित निधि से धन निकाला जा सके। अगला, संचित निधि से जब भी पैसा निकाला जाएगा तो वहां पर एक विनियोग विधेयक जो है आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, और इस विधेयक पर अनुदान जो मांगे जाएंगे उन पर लोकसभा में मतदान होगा, है ना, ठीक है। और भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, इनके ऊपर मतदान नहीं होता है, ये सिर्फ चर्चा होती है, इन पे मतदान नहीं होता। अगला, विनियोग विधेयक के लागू होने तक समेकित निधि से धन बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता तब तक संचित निधि से धन निष्कासन नहीं किया जा सकता है ना। और संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जिससे किसी स्वीकृत राशि की अनुदान की राशि में परिवर्तन हो या उसके गंतव्य में परिवर्तन हो। यानी कि सरकार ने जो है कोई पैसा मांगा हो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, और फिर जो है वो लोकसभा उसको पारित कर दे एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए, ऐसा नहीं कर सकता। जो गंतव्य था कि डिफेंस मिनिस्ट्री के इस मद में जाना है तो फिर वहीं वो पैसा जाएगा, इसके अलावा पैसा नहीं जा सकता। और भारत के संचित निधि पर जो भारित व्यय है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतदान होता ही नहीं है। तो जितना भी संचित निधि पर भारित व्यय है तो उसमें जितना सरकार मांगती है उतना ही सरकार को मिल जाता है। यहाँ पर कोई कटौती प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता है। जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है तब वो बन जाता है एप्रोप्रिएशन एक्ट, यानी विनियोग विधेयक से विनियोग अधिनियम बन जाता है। और इसी विनियोग अधिनियम के माध्यम से फिर संचित निधि से धन आहरित कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। देखना 2017 से पहले क्या हुआ करता था कि फरवरी के अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन को रखा जाता था बजट संसद में, और आपको पता है कि 31 मार्च को जो है वो वित्त वर्ष समाप्त हो जाता है। तो यहां पर इस बजट को फिर डिस्कशन होने और पास होने में अप्रैल आ जाता था, अप्रैल का अंत आ जाता था, या मई जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती थी। तो अब देखना 31 मार्च को तो फाइनेंस जो वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर जो है वो तो समाप्त हो चुका है। तो अब उसकी वैलिडिटी जो थी, बिना, हमें पता है बिना विनियोग विधेयक के संसद से पैसा नहीं लाया जा सकता है, नहीं उसमें डाला जा सकता है। तो जो अप्रोप्रिएशन एक्ट था उसकी वैलिडिटी तो 31 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है। फाइनेंस एक्ट था, वित्त विधेयक था, वित्त अधिनियम, उसकी वैलिडिटी भी 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है। तो ना तो अब सरकार कानूनन पैसा वसूल कर सकती है जनता से, ना ही संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। और आपको पता ही है बिना कानून के तो पैसा संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, ना जनता से टैक्स वसूला जा सकता है। तो अब ये जो बीच का टाइम बच गया, जब तक बजट पारित नहीं हो जाता है तब तक सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। तो उस बीच के टाइम में कम से कम 2 महीने का टाइम ऐसा होता था जिनमें बजट पारित नहीं होता था। तो उस 2 महीने के लिए अब जो है वो खर्चा कैसे चलाएगी सरकार, उसी के लिए लाया जाता है लेखा अनुदान। क्या लाया जाता है? लेखा अनुदान लाया जाता था पहले, वोट ऑन अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं। पर अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फरवरी के पहले सप्ताह में ही, पहले दिन ही इसके पेश कर दिया जाता है। तो जब तक 31 मार्च समाप्त होता है तब तक जो है वो बजट पास हो जाता है दोनों सदनों से, है ना। तो अब इस लेखा अनुदान के बारे में जानेंगे। यही लेखा अनुदान है, मैंने जो अब तक आपको समझाया ये लेखा अनुदान ही है। तो विनियोग अधिनियम पारित करने में जो समय लगता है वो आमतौर पर अप्रैल के अंत तक चलता है, और उसकी वजह से जो है सरकार के पास अब खर्च करने के लिए पैसा है नहीं, क्योंकि 31 मार्च को तो ऑलरेडी वित्त वर्ष समाप्त हो ही चुका है। तो इस समाधान के लिए ही लाया गया था अनुमानित व्यय, माफ कीजिएगा क्या, लेखा अनुदान।
इसकी समस्या का समाधान के लिए लेखा अनुदान लाया गया था। इसमें क्या होता है कि 2 महीने का खर्च दे दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए सरकार ने जितना भी पैसा मांगा हो उसका कर लेते हैं कि भाई अगर 12 महीने का इतना पैसा है तो उसका 2 महीने का कितना होगा, तो छठवां हिस्सा जो है हिस्सा उनको बजट का जो भी अनुमानित जो भी है उसका छठवां हिस्सा जो है दे दिया जाता है सरकार को। यही होता है लेखानुदान, है ना, वोट ऑन अकाउंट। और वोट ऑन अकाउंट जो है इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है, किया जाता है जो धन विधेयक के तौर में किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, है ना। अगला फिर मैं आपको बता दूं, सिर्फ जज्बा होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट स्टडी की स्ट्रैटेजी, और वो कहाँ मिलेगी, सिर्फ लर्निफाई के साथ। चलिए, भारतीय संसद में वित्त विधेयक का पारित होना, किस प्रकार से वित्त विधेयक भारतीय संसद में पारित होता है। तो वित्त विधेयक, अप्रोप्रिएशन हमने देख लिया, अब होता है वित्त विधेयक। पूरी जो 6 चरण है वो देख रहे हैं हम। तो वित्त विधेयक अब होता है आगामी वर्ष के लिए भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अप्रोप्रिएशन, याद रखना, जो अप्रोप्रिएशन बिल था यानी जो विनियोग विधेयक था, वो विनियोग विधेयक जो है वो किससे संबंधित है, विनियोग विधेयक संबंधित है खर्च के पक्ष से, व्यय पक्ष से संबंधित है, यानी संसद निधि से पैसा लिया जाएगा और व्यय किया जाएगा। तो सरकार को पैसा चाहिए भी तो सही, वसूल करने के लिए क्या लाया जाएगा, फाइनेंस एक्ट, यानी वित्त विधेयक या वित्त अधिनियम, यह लाया जाता है आय के लिए, यानी सरकार की आय किससे। तो ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछ दिया था कि विनियोग विधेयक सरकार के खर्च पक्ष से या व्यय पक्ष से संबंधित है, जबकि वित्त विधेयक सरकार के आय पक्ष से संबंधित है। तो बिल्कुल ऐसा है, यूपीएससी ने ऐसा स्टेटमेंट पूछ लिया था एक बार। चलिए, और इसके ऊपर जो है वो जो वित्त विधेयक है, उस वित्त विधेयक के ऊपर सारी धन विधेयक की शर्तें लागू होती है, और वित्त विधेयक के मामले में संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, और 75 दिन के अंदर अंदर वित्त विधेयक जो है उसको अधिनियमित करना पड़ता है ना। अगला यहां पर है प्रभारित व्यय या भारित व्यय, भारित व्यय जिन्हें कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो देखना, भारत की जो संचित निधि होती है उसमें से 2 प्रकार के व्यय किए जा सकते हैं। एक होता है संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, और एक होता है संचित निधि पर भारित व्यय। अब दोनों में अंतर समझ रहे हो क्या होता है। संचित निधि से किए जाने वाले व्यय जो है वो होते हैं जिनके ऊपर सदन में चर्चा होती है प्लस मतदान भी होता है। जैसे किसी स्कीम में पैसा देने वाली बात होगी तो दिए तो जाएंगे संचित निधि से। अगला, संचित निधि पर भारित व्यय जो होते हैं, ये वो वाले व्यय होते हैं जिनमें सदन में चर्चा तो हो सकती है प्लस पर मतदान नहीं हो सकता है। याद रखना, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो होती है भारित व्यय, है ना। यही यहां पर दिया गया है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वही चीज यहां पर दी गई है। जैसे कि संचित निधि भारित व्यय में क्या आएगा, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते, कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनके वेतन भत्ते, पेंशन, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके पेंशन, उनकी सैलरी, वो बातें, नियंत्रक और लेखा परीक्षक कैग जो है उनके वेतन भत्ते, पेंशन, लोक सेवा आयोग है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन, वो सब इसमें आते हैं। हाई कोर्ट हो गया भारत के नियंत्रक, सीएजी के कार्य का जो कार्यालय है उसमें जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन सारी यहीं से आती है। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लायबल है कोई पैसा पे करने के लिए जिसमें इंटरेस्ट सरकार ने उधार लिया हो और उसके ऊपर अब सरकार जो है वो ब्याज चुका रही हो, उन पे भी कि अब सरकार जो कहीं से उधार लिया था, मान लीजिए किसी और देश से लिया था या आरबीआई से कहीं से लिया था, उसके ऊपर सरकार को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर क्या अब मतदान होगा, नहीं, जितना देना है उतना देना ही है ना। ये सब इसमें आते हैं। अगला, कोई न्यायालय या कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण है, उसने कोई किसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया और वो सरकार को देना है। कभी कभी सरकार के ऊपर भी जो जुर्माना लगता है तो फिर क्या उस पर मतदान होगा, नहीं, जितना जुर्माना लगा उतना देना ही पड़ेगा। अगला, संसद कोई अन्य व्यय को भी घोषित कर दे कि भाई साहब ये भी जो है वो भारित व्यय है, तो वो सब भी इसमें आएगा ही आएगा। चलिए, फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर फ्री स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ पे से आप स्कैन भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। अगला आ जाते हैं, जो भारतीय बजट है उस बजट निर्माण में चुनौतियां क्या है। एक तो यहाँ पर घाटे का बजट बहुत चलता है, यानी कि खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, आमदनी अठन्नी,
खर्चा रुपये वाली बात, खर्चा ज़्यादा करते हैं और सरकार के पास आय कम होती है, ये एक समस्या की बात है। अगला क्या है, यहाँ पर भारतीय जो बजट है वहाँ पर सार्वजनिक भागीदारी नहीं होती है, यानी कि जनता यहाँ पर बहुत कम जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें होती है ना। अगला, सीमित पारदर्शिता और जवाबदेही होती है। आपको पता ही है बजट जो है वो कैसे पारित किया जाता है, एकदम पूरा बंद कमरों में बजट बनता है और जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी नहीं यहाँ पर लाया जाता है। पारदर्शिता इसमें बहुत बजट में कम होती है। अगला, FRBM एक्ट तो बना दिया है 2003 में राजकोषीय अनुशासन के लिए, पर उसको कोई फॉलो ही नहीं करता। सरकारें जब आती हैं उनमें चेंज करती रहती हैं। तो ये भी एक जो जेंडर बेस्ड बजटिंग है, जेंडर बजटिंग जो है वो भी हमारे यहाँ ठीक से लागू नहीं किया गया है। तो ये हमारी कमियां हैं। और क्या होता है, और अगर कुछ और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या है, आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बता दिए जाते हैं। तो वास्तविक आंकड़े जो है वो यहाँ पर नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर बता दिए जाते हैं। खर्चे जो है वो बढ़ा चढ़ा के बता दिए जाते हैं। मार्च रश, ये एक जो है इसकी समस्या बजट। मार्च रश का मतलब क्या होता है, सरकार क्या करती है, पूरे वर्ष में तो खर्चा करती नहीं है और पता है कि 31 मार्च को अब जो राशि बची है वो लैप्स हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। अगर आपने खर्चा नहीं किया तो सरकार के पास संचित निधि में वापस चली जाएगी। तो सरकार क्या करती है, फिर मार्च में धड़ाधड़ खर्चे करने लगती है। तो ये मार्च रश की, भाई जितने खर्च करने हैं वो पूरे वर्ष में खर्च करो ना, एक महीने में क्यों खर्च कर रहे हो। और एक महीने में खर्च करोगे तो फिर आप ऐसे ही करोगे उल्टे सीधे, है ना। अब भारतीय संविधान में 3 प्रकार की निधियां बताई गई है, उन निधियों के बारे में हम देख लेते हैं। जो भी सरकारी पैसा होता है वो जाता है 3 निधियों में, एक होता है संचित निधि, एक होता है कंटिजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट। कंटिजेंसी मतलब आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि, और पब्लिक अकाउंट मतलब लोक लेखा। इनके बारे में देख लेते हैं, आर्टिकल कौन से वो भी हम देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर 3 है, संचित निधि आर्टिकल 266, भारत का सार्वजनिक लेखा आर्टिकल 266A, और भारत की आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड 267 अनुच्छेद। फिर याद दिला दूं, जज्बा नहीं स्मार्ट स्टडी भी चाहिए और एक स्ट्रैटेजी चाहिए, वो आपको मिलेगी लर्निफाई के साथ में। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में, तो ये क्या है, तो ऐसे निधि जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती है और सारे भुगतान यहीं से डेबिट किए जाते हैं और क्रेडिट की जाती है सारी प्राप्तियां इस निधि में। या आप समझो कि पूरा का पूरी एक तिजोरी है, जैसे घर में एक तिजोरी होती है वैसे ही एक तिजोरी है भारत सरकार की, है ना, और उसमें सारा पैसा जाता है। हालांकि मैं आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कोई सरकार के पास एक जगह तिजोरी नहीं होती, अलग अलग जगह पैसे होते हैं। अगला, भारत सरकार के पास जितने भी राजस्व प्राप्तियां आती है वो सारी इसमें जाती है। जो भी राजकोषीय बिल हो, ऋण हो, अग्रिम, सारे इसी से लिए जाते हैं और इसी से दिए जाते हैं। ऋण का कोई पुनर्भुगतान करना हो तो सारे पैसे इसी संचित निधि से दिए जाते हैं। और जितने भी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान है वो सारे इसी संचित निधि से किए जाते हैं। और धनराशि जो है वो विनियोजन करा जाता है वो यहीं से किया जाता है। और उसके लिए आपको एक संसदीय कानून की आवश्यकता होगी। क्या नाम है उसका, विनियोग विधेयक। अगर आपको इसमें से पैसा निकालना है तो आपको विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ेगा। अगला है कंटिजेंसी फंड, या जिसे कहते हैं आकस्मिकता निधि। तो जो भी हमारे यहाँ इमरजेंसी से निपटने के लिए ये चीज़ें हैं, आर्टिकल 267 में ये दिया गया है संविधान के। इमरजेंसी की कोई भी आ सकती है, कि कोई बीमारी आ गई, है ना, कोई आपदा आ गई, युद्ध आ गया, इसके लिए जो है इमरजेंसी के लिए पैसा ये रखा जाता है। और यहाँ से इस पैसा निकालने के लिए संसद से पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि संसद को सूचना तो देनी ही पड़ती है बाद में, संसद को बताना तो बाद में पड़ता है, मगर पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कौन देखता है इस कंटिजेंसी फंड को, तो राष्ट्रपति जी के अंडर में ये होती है। राष्ट्रपति जी की ओर से वित्त सचिव जो होते हैं ना, वित्त सचिव इस आकस्मिकता निधि को देखते हैं। और ऐसा संविधान में कहा गया है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो इमरजेंसी से लड़ने के लिए, आपातकालीन समस्याओं से लड़ने के लिए एक आकस्मिकता निधि बना सकती है। तो इसी प्रावधान के अनुसार संसद ने 1950 में एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट जो है भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम पारित किया और उसके माध्यम से बना दी आकस्मिकता निधि। और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। अगला होता है पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा अनुच्छेद 266A, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो सार्वजनिक धन, वो वाला धन जमा किया जाता है जो संचित निधि में जमा नहीं किया जाता, वो वाला पैसा यहाँ पर जमा किया जाता है। इसमें कौन किस प्रकार की जमा की जाती है, जैसे भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड जैसी होती है, न्यायिक जमा, बचत बैंक खाता की जमा हो गई, विभागीय जमा हो गई, कोई विप्रेषण जो रेमिटेंसेज जो होते हैं वो सारी जमा किसमें किए जाते हैं, इसमें किए जाते हैं।
यानी बैंक वाली जमा के जैसी होती है ये, यानी एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने वाले ये सारे पैसे, पेंशन वाले पैसे जो है सारे इसमें ही जाते हैं, और ये कार्यकारी कार्रवाई के द्वारा ही संचालित होता है ये लोक लेखा। यहाँ पर संसद की पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ज्यादातर भुगतान जो है वो बैंकिंग प्रकृति के होते हैं, लेन देन की प्रकृति के होते हैं, है ना। ये हमने देख लिया। अगला हम देख लेते हैं भारतीय संसद में बहुमत जो है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो भारतीय संसद में बहुमत जो है वो 4 प्रकार का हो सकता है। अगर टोटल अगर हम देखें तो 4 प्रकार का कौन सा, एक साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, एक होता है एब्सोल्यूट, यानी यहां पर आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत। तो 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत और प्रभावी बहुमत। चारों में अंतर है, एक एक करके देख लेते हैं, है ना। हालांकि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया। सेम डीपीएसपी में मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार के हैं, उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी, पर उनका संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। सेम ऐसा संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं है, पर ऐसा वर्गीकरण जो है वो विचारकों ने कर लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, जो भी उपस्थित और मतदान देने वाले जितने भी मेंबर हैं उनका बहुमत चाहिए होता है, यानी जितना उपस्थित और मतदान देने वाले उनका 50+1 चाहिए होता है इसमें, है ना। जैसा कि फाइनेंस बिल, मनी बिल ऐसा पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, एडजॉर्नमेंट प्रस्ताव लाने के लिए, ये सब हमें चाहिए, है ना। और राष्ट्रपति जो शासन है उसको डिक्लेयर करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कौन सा चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूपीएससी की ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निफाई को। तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर जो है वो साधारण बहुमत चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव में चाहिए, स्थगन प्रस्ताव में, निंदा प्रस्ताव में, विश्वास प्रस्ताव में चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत, है ना। राज्यसभा में तो पूर्ण बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत। वित्तीय आपातकाल को घोषित करने के लिए, राज्य आपातकाल को घोषित करने के लिए यही चाहिए, है ना। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करना हो तो साधारण बहुमत से होता है। और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करना हो जिनमें राज्यसभाओं में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2/3 बहुमत संसद से प्लस सिंपल मेजोरिटी जो है वो चाहिए राज्यों से, तो उसमें भी साधारण बहुमत कहाँ पर चाहिए, राज्यों को चाहिए। अगला आ जाता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत किस बला का नाम है सर? पूर्ण बहुमत का मतलब हो गया टोटल मेंबरशिप, जितने हाउस की जितनी भी मेंबरशिप है उसका बहुमत होना चाहिए। जैसे कि अगर 545 लोकसभा में है तो इसका पूर्ण बहुमत हो गया 273 लोग जब इसके पक्ष में वोट करेंगे तभी पूर्ण बहुमत होगा। चाहे 545 के सदस्यों में से कुछ लोगों की रिक्तियां ही हो, वो इसमें नहीं जोड़ी जाती है। राज्यसभा में अगर 245 हैं तो आपको पूर्ण बहुमत के लिए 123 सदस्यों के वोट चाहिए ही चाहिए। कि कहाँ पर चाहिए होता है ये? तो ये चाहिए होता है, यहाँ पर आ जाते हैं कहाँ पर चाहिए होगा ये, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, और ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है ना। अगला, जैसे यहाँ पर उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आता है प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? और इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में दो फर्क है, मतलब जो फर्क होता है वो ये है कि जो पूर्ण बहुमत है उसमें रिक्तियों को माइनस नहीं करते, रिक्तियों को उसमें से माइनस नहीं करते, परंतु यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी है, यहाँ पर जो ये पूर्ण बहुमत के समान ही है, तो जितनी प्रभावी संख्या है उसमें से जो रिक्तियां हैं उनको माइनस कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 545 वैसे सदस्य संख्या है लोकसभा में, तो पूर्ण बहुमत में तो क्या हो गया, इसका ही बहुमत मिलना चाहिए। पर जो ये प्रभावी बहुमत है, प्रभावी बहुमत में क्या होगी, मान लीजिए कि 545 में 5 सदस्य की सीटें खाली है, तो कितने बचे? 540। अब इस 540 का बहुमत चाहिए, ऐसा होता है प्रभावी बहुमत। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा लेना। और ये जो प्रभावी बहुमत है वो कहाँ कहाँ चाहिए? तो राज्यसभा में अगर उपाध्यक्ष को हटाना है तो आपको चाहिए, राज्यसभा में उपाध्यक्ष नहीं होता, उपसभापति है, उनको हटाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पर प्रभावी बहुमत। और लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? प्रभावी बहुमत चाहिए। अगला आता है विशेष बहुमत। क्या आता है? विशेष बहुमत, जिसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी 2 आर्टिकल में दिए गए, एक आर्टिकल 249 और एक है अनुच्छेद
68 दो अनुच्छेद में। तो 249 अनुच्छेद में दिया गया है कि 2/3 बहुमत चाहिए उपस्थित और मतदान देने वालों का, है ना। कि मान लीजिए उपस्थित और मतदान यानी कि 100 लोग उपस्थित हैं तो उनका 2/3 बहुमत यानी 66.66 यानी 67 सदस्य कह दें तो वो 2/3 बहुमत यहां पर माना जाएगा। ठीक है, वो कहां पर लाया जाएगा, जैसे राज्यसभा के थ्रू कोई मामला लाया जा रहा हो और राज्य सूची का मामला हो, वहां पर ये वाला विशेष बहुमत चाहिए होता है कि राज्यसभा जब भी राज्य सूची पर कोई कानून बनाना होता है और राज्यसभा से फिर वो उसकी शुरुआत होती है, ना कि लोकसभा से। ये 368 में जो विशेष बहुमत है उसमें बताया गया है कि 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए आपको उपस्थित और मतदान देने वालों का, प्लस आपको पूर्ण बहुमत भी चाहिए। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है कि आपको जितना सदस्य संख्या है राज्य सदन की उसका पूर्ण बहुमत तो चाहिए चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 100 किसी सदन की संख्या है तो उसका पूर्ण बहुमत क्या हो गया 50। अब उसमें से चाहे किसी की रिक्ति हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो 50 तो चाहिए। साथ ही साथ ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया हो गया, ऊपर से उपस्थित और मतदान देने वालों का भी 2/3 बहुमत चाहिए। जब मान लीजिए कि 100 सदस्य हैं और 100 के 100 उपस्थित हैं तो इसका उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत क्या हो गया 67। तो अब क्या चाहिए 67। अगर मान लीजिए 60 यहां पर 67 भी चाहिए और 50 भी चाहिए, दोनों चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पर 59%, अगर किसी कभी कभी ऐसा भी हो सकता ना कि 2/3 इस 50 से कम ही हो, कि हो सकता है कि 100 के 100 उपस्थित ना हो, कम उपस्थित हो। मान लीजिए कि 100 में उपस्थित नहीं है, 60 ही उपस्थित है। अभी 60 का 2/3 बहुमत क्या होगा, कितने हो गए 40। तो क्या 40 के 2/3 के बहुमत से कहने से क्या वो बिल पास हो जाएगा, नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी तो चाहिए आपको, ये 50 सदस्य होंगे तभी फिर विशेष बहुमत चाहिए। तो ये होता है स्पेशल मेजोरिटी 368 वाला, ये यहाँ पर आपको बताया गया है, बिल्कुल यही यहाँ पर बताया गया है। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, सिर्फ जज्बा नहीं, स्मार्ट स्टडी भी चाहिए आपको और एक स्ट्रैटेजी, वो सिर्फ आपको मिलेगी लर्निफाई के साथ में। अनुच्छेद 368 के अनुसार कौन से मामले हैं जब आपको ऐसा चाहिए होगा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का कोई मामला हुआ है ना, संविधान संशोधन का कोई मामला जिसमें संघवाद प्रभावित ना हो तो उससे संबंधित मामला, तो 2/3 बहुमत प्लस 50% वाला चाहिए। सीएजी वगैरह को, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो उसके लिए चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल को मंजूरी देना हो तब 2/3 बहुमत चाहिए। विधान परिषद का निर्माण करना हो तो वहां का जो राज्य विधानसभा होती है वहां उसको 2/3 बहुमत चाहिए होता है और संसद में सामान्य बहुमत से पारित होता है। एक होता है ये 368 में जो है ना, इस 368 में ये साधारण बहुमत, माफ कीजिएगा 2/3 बहुमत और इफेक्टिव मेजोरिटी तो संसद में चाहिए। ये तो वो वाले मामलों में चाहिए जब संघवाद प्रभावित ना हो रहा हो। पर जब संघवाद प्रभावित हो रहा हो, संघवाद का मतलब राज्य और केंद्र की शक्तियां जो है वहां पर अगर कम हो रही हो, तो केंद्र की शक्तियां भी कम, राज्य की शक्तियां भी कम हो रही हो केंद्र के साथ साथ, तो वो संघवाद में अंतर वाली बात होगी। वहां पर क्या चाहिए 2/3 बहुमत और वो पूर्ण मेजोरिटी वाला, पूर्ण बहुमत तो राज्यसभा माफ कीजिएगा संसद में चाहिए, प्लस जो राज्य विधानसभाएं हैं, जो राज्य विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल में भी बहुमत चाहिए, वो सिंपल मेजोरिटी वाला। तो 2/3 बहुमत, पूर्ण बहुमत प्लस सिंपल मेजोरिटी, कहां पर, जो आधे से अधिक जो राज्य विधानसभाएं या राज्य विधानमंडल है वहां से। ऐसा होता है जैसे कि जीएसटी लाया गया था ना, तो ये जीएसटी जो है ये संघवाद को प्रभावित करने वाला एक एक्ट था, इसलिए यहाँ पर राज्यों की भी सहमति आवश्यक यहाँ पर थी। तो ये हमने देख लिया कितने प्रकार के अपने यहाँ मेजोरिटी हो सकती है। बस आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। आगे की चीज़ें संसदीय विशेषाधिकार वगैरह अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका कोई आपकी नज़र में है तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य निसंकोच कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।